बच्चे, पाठ 8 हिंदी पाठ्य पुस्तक सुरक्षा कवच के दूसरे भाग लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। पहले भाग में हमने वायुमंडल के बारे में जाना। उसके बाद ओजोन और कह सकते हैं कि पर्यावरण के लिहाज से दिवस जो मनाए जाते हैं, ओजोन दिवस, जिसकी चर्चा पुस्तक में की गई है, हम उस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं और ओजोन दिवस के इतिहास की ओर हम चलते हैं। 1987 में 16 दिसंबर में हमारी ओजोन में हुए छिद्र की चिंता के उपाय हेतु कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में 33 देशों के बीच इन कई राज्यों की एक मीटिंग हुई और फिर इस पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें भारत भी हस्ताक्षर किए, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। 1985 में सबसे पहले अंटार्कटिका में सबसे पहले इस छेद को देखा गया, यानी ओजोन छेद की बात हो रही है, जिसकी सुरक्षा की चिंता के लिए ये ओजोन दिवस मनाए जाने लगे। पृथ्वी के वायुमंडल संताप मंडल में ओजोन की एक परत है। यह लगभग 10 किलोमीटर की जगह घेरे हुए है और यह जमीन पर लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे O3 ओजोन O3 भी कहते हैं। ओजोन का सही मात्रा मौसम को भी प्रभावित करता है। यह पृथ्वी के विभिन्न स्थानों में भी अलग अलग जगह अलग अलग हैं। प्रतिवर्ष इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन दिवस 16 सितंबर को पूरे विश्व भर में खुशी के साथ मनाया जाता है। इस उत्सव को मनाने का सबसे बड़ा कारण लोगों को प्रदूषण को दूर करने और ओजोन परत की सुरक्षा के विषय में जागरूक करना है, और इसीलिए हम हमेशा 16 सितंबर को ओजोन दिवस के लिए, विश्व ओजोन दिवस के लिए, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसकी चर्चा पुस्तक में विस्तृत रूपों में की गई है। इसे ध्यान रखना आवश्यक है। ओजोन की विशेषता के बारे में अगर हम बताएं तो ओजोन परत गैस का एक नाजुक ढाल है। ढाल कहने का मतलब यह हमें सुरक्षा प्रदान करता है, पृथ्वी को सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से बचाकर यह हमारे पृथ्वी ग्रह जिसकी हम जहाँ पर हम रहते हैं, हमारे जीवन को संरक्षित करने में हमारी मदद करती है। लेकिन एक दूसरे तरीके से यह गैस बहुत जहरीली होती है और यह अगर हमारे वायुमंडल के किसी गैसों में मिल जाए तो इंसानों का सांस लेना मुश्किल हो जाता है। बच्चे, सबसे पहले हम ओजोन को समझें। ओजोन, जिसका रासायनिक सूत्र O3 होता है, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल परमाणु के साथ ये मिले होते हैं, जिसे O3 कहा जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पराबैंगनी किरण ऑक्सीजन के 2 परमाणु में एक और मिल जाने से ओजोन का निर्माण होता है। अब ये पराबैंगनी किरणें ओजोन, जिसका O3 है, वो पराबैंगनी किरणों के चलते वो टूट जाते हैं, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल अलग हो जाते हैं और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल अलग होकर अन्य गैस जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और इन सभी चीज़ों से ये मिलकर अभिक्रिया कर लेते हैं, जिसके इसमें एक और सबसे हानिकारक जो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम कहते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर ओजोन को क्षति पहुंचाते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि ओजोन जो O3 था, अब
उससे ऑक्सीजन के एक परमाणु हट गए। भले ही ऑक्सीजन की 2 परमाणु बचे, लेकिन कहीं ना कहीं ओजोन का क्षति हुआ, और इस क्षति के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेज हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर से, प्लास्टिक से, अन्य केमिकल के उपयोग से ये CFC गैस मिलते हैं, निकलते हैं, और ये ओजोन को क्षति पहुंचाने में सर्वोपरि हैं। ओजोन को क्षति पहुंचाने वाले और भी घटक की हम बात करें तो कल कारखाने से निकलने वाली विषैली गैसें, और जब हम डिओड्रेंट का इस्तेमाल करते हैं, गैसेस का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के इसमें भी CFC का इस्तेमाल होता है, और ये गैसें क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसमें पाए जाते हैं। यह क्षति पहुंचाने में सबसे बड़ा, ओजोन को क्षति पहुंचाने में सबसे बड़ा भूमिका निभाते हैं। इसकी चर्चा पुस्तक में की गई है। यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे, समाचार एजेंसी की एक रिपोर्ट है कि दिल्ली में ज़्यादातर इलाकों में 100 माइक्रोकोन प्रति घन मीटर से ज़्यादा यहाँ पर प्रदूषण के दृश्य दिखाए गए हैं, है ना, जो जीवन जीने के लिए बहुत ही हानिकारक है। हम बात करें इस पराबैंगनी किरणों के बारे में, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये प्रचंड पराबैंगनी किरणें हम अगर सीधी हमारी धरती पर आ जाएं तो जीव जंतु तरप तरप कर मर जाएंगे और पेड़ पौधे सूख जाएंगे। उनसे धरती का जीवन नष्ट हो सकता है ना। तो इस प्रकार इस कहानी में लेखक के द्वारा एक पत्र के माध्यम से अपने से कम उम्र के बच्चे के साथ पत्र के माध्यम से उन्होंने पराबैंगनी किरणें, हानिकारक किरणें और ओजोन को क्षति पहुंचाने वाले घटक के बारे में चर्चा की गई है। हम यहाँ पर हम देखते हैं कि ओजोन के अपक्ष हानिकारक प्रभाव इससे क्या होते हैं कि फसल अगर फसल की पैदावार खत्म हो जाती हैं, जो जैव श्रृंखला होती हैं, है ना, आहार श्रृंखला हम कह सकते हैं कि ये भी प्रभावित होते हैं। फसल अगर अच्छे नहीं हो, उस पर शाकाहारी जंतु का प्रभाव क्या होगा, वो नहीं जी पाएंगे, मरने लगेंगे, और धीरे धीरे क्या हो जाएंगे कि ये हमारी जो सामने जो आहार श्रृंखला विद्यमान रहती हैं, मौजूद रहती हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। अगर हम कल्पना करें कि ओजोन की से क्या क्षति हो सकती है, तो आने वाले दिनों में अत्यधिक गर्मी का होना, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, धीरे धीरे कह सकते हैं कि गर्मी का हर एक साल रिकॉर्ड को तोड़ना, ये इसके कारण है। सबसे पहले मैंने बताया, इसकी चर्चा की कि सबसे पहले ओजोन छिद्र की बात हुई तो अंटार्कटिक महादेश में, है ना, ये देखे गए सर्वप्रथम ओजोन के सबसे बड़े छिद्र। और ये छिद्र की अगर हम इसके आकृति के बारे में, आकार के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो आकार है वो भारत के क्षेत्रफल के बराबर है ना। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर ओजोन परत की अगर हम समय समय पर इसके प्रदूषण और इसके बारे में अगर चिंतन नहीं करें तो यह एक बहुत ही धीरे धीरे हम ऐसा कह सकते हैं कि ये सृष्टि को बर्बाद कर सकता है। और स्किन कैंसर, है ना, गर्मी का बढ़ना, फसल का खत्म हो जाना, पेड़ पौधे में कमी होना, पानी की कमी होना, अत्यधिक वर्षा और सूखा पड़ना, ये सभी कारण बनते हैं। ये ओजोन के क्षति होने से चलते सूरज के पराबैंगनी किरणें सीधे पहुंचते हैं पृथ्वी पर और मनुष्य इसके हानिकारक प्रभाव झेलने में बेबस हो जाते हैं और इनके पास कोई उपाय नहीं बचता। तो
तो बच्चे, मैंने दूसरे भाग में आपको ओजोन के क्षति पहुंचाने वाले घटक के बारे में चर्चा की। धन्यवाद। मैं तीसरा ऑफलाइन वीडियो लेकर उपस्थित होता हूं। धन्यवाद।